Hi ninth class, this is Lakshita Patel and we are going to start our new chapter in this lecture, that is fundamental unit of life. This is the first biology lecture in 9th standard NCERT textbook. So now let us go to the topic, that is the fundamental unit of life. जब भी हम लाइफ की बात करते हैं, जो हमारे चैप्टर के नाम में ही वर्ड है, we are talking about all the living organisms in this world, whether they are animals or plants or insects or aquatic organisms or terrestrial organisms or microorganisms, any organism which has life. Okay? अब ये जो organisms होते हैं, they perform a lot of activities. They are living because they are performing many life processes inside their bodies. For example, take human beings. ह्यूमन बींग्स अपना सारा काम जो भी करते हैं वो डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, वी ईट फूड एंड वी एक्सक्रीट फूड, वी डू सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, वी हैव अ ब्रेन टू थिंक अबाउट एंड ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन आवर बॉडी बाय वेरी वेरी टाइनी यूनिट्स इन आवर बॉडी. ये सारे फंक्शंस हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द टाइनीएस्ट यूनिट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी कॉल्ड एज सेल्स. And this cell was first discovered by a scientist called Robert Hooke. Robert Hooke was the first scientist who discovered that living organisms are actually comprised of tiny separate units or compartments, which he named as cells. So what Mr. Hooke did? Mr. Hooke ने एक simple सा experiment किया. What he did? He took cork cells. You know what is cork? Cork is obtained from the bark of a tree. ट्री की जो bark होती है, उस bark में actually dead cells होते हैं, बहुत सारे plant के dead cells. उन डेड सेल से हम बनाते हैं कॉर्क एंड दिस कॉर्क इज एक्चुअली यूज्ड इन बॉटल्स टू कवर देयर माउथ्स, टू मेक एन एयर टाइट कवर फॉर द बॉटल्स माउथ वी यूज कॉर्क. ठीक है, अभी जो कॉर्क के सेल्स थे उन्होंने ऑब्जर्व कैसे किए. सो ही टुक अ कॉर्क, मान लिया कि ये एक कॉर्क है. इस कॉर्क में उन्होंने एक थिन स्लाइस कट की और एक थिन स्लाइस कट करने के बाद उन्होंने उस पतली सी स्लाइस को ऑब्जर्व किया इनटू सिंपल माइक्रोस्कोप. सो ही ऑब्जर्व दिस कॉर्क और वी कैन से अ थिन स्लाइस ऑफ दिस कॉर्क इन अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप which was made by himself. उन्होंने अपने काम के लिए और अपने ऑब्जर्वेशंस के लिए एक सिंपल सा प्रिमिटिव सा माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था और उसी माइक्रोस्कोप को यूज़ करके वो अपनी स्टडीज़ करते थे. और जब उन्होंने एक बार कॉर्क के सेल्स को ऑब्जर्व किया, सो ही वाज शॉक्ड टू फाइंड आउट दैट एक्चुअली जो कॉर्क था, जो दिखने में ऐसा होता है, जो बॉटल्स के ऊपर हम ढक्कन जैसे यूज़ करते हैं, उस कॉर्क के अंदर अगर आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो टाइनी कंपार्टमेंट जैसे यूनिट्स थे, लाइक दिस, व्हेन ही ऑब्जर्व्ड देम क्लोजली. और ये टाइनी कंपार्टमेंट्स या सेपरेट यूनिट्स जो थे वो छोटे रूम के जैसे दिखते हैं. मतलब एक छोटे से रूम को या सेपरेट कंपार्टमेंट को हम यूजुअली कहते हैं सेल. तो उन्होंने क्या किया, इन छोटी छोटी सिंगल यूनिट्स का नाम भी रख दिया एज सेल. और तब से लेकर आज तक, मतलब 1665 से लेकर आज तक हम इन सिंगल सेपरेट टाइनी फंक्शनल यूनिट्स को सेल्स कहते हैं. सो ही परफॉर्म्ड हिज फंक्शन वर्क इन 1665 एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर सेल्स एंड दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो सब किससे बनते हैं, सेल्स से. और ये सेल्स ही होते हैं जो एक करके जुड़ के पूरा ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं और पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे प्रोसेस खुद परफॉर्म करते हैं.
ठीक है, हमारी एनर्जी बनाना, हमारे लिए रेस्पिरेशन करना, हमारे लिए प्रोटीन्स बनाने का काम, हमारा डीएनए को मल्टीप्लाई करने का काम, ये सारे लैबोरेट फंक्शंस एक्चुअली होते हैं हमारे सेल्स के अंदर। अब जब हम सेल की बात कर रहे हैं और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हमने लिए, सो वी यूजुअली टॉक अबाउट बिग ऑर्गेनिजम्स लाइक बिग ट्रीज, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, और इन सारे ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, और ये सब आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, they are divided into two main categories. When the organism is composed of a single cell, जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, वो एक ही सेल उस बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए केपेबल है, तो हम उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल ऑल द बैक्टीरिया, सम फंजाई एंड a few algae, they are unicellular organisms. While on the other hand, two or more than two cells are there in any organism's body, then the organism is called as multicellular organism. And इसका मतलब होता है that the body of the organism is made up of more than one cells. Okay? और ये सारे cells मिल के अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को जीने में हेल्प करते हैं। फाइन, और उसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, ऑल द प्लांट्स, ऑल द एनिमल्स, ऑल द इंसेक्ट्स, दे ऑल कम अंडर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मेनी अदर फंजाई एंड मेनी एल्गे आल्सो। ओके, नाउ वी नो दैट व्हाट आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। वी हैव आल्सो लर्न मेनी ऑफ देयर एग्जांपल्स आल्सो। नाउ द टाइम कम्स कि हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें कि कैसे हमने ह्यूमन काइंड ने धीरे 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 इतना एडवांस किया दैट नाउ वी आर एबल टू नो अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। अर्लियर वी वर नॉट सो वेल एडवांस्ड। जब बहुत सालों पहले हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए कोई मीन्स ही नहीं थे, और हम लोग को पता ही नहीं था कि ऐसे भी कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते, है ना। We were not aware about the living world which we were not able to see. But with the invention of magnifying glass, this all began. जब magnifying glass invent हुआ, तब हमको पता पड़ा कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं वर्ल्ड में जो हम हमारी नेकेड आइज से देख नहीं सकते, बिकॉज ह्यूमन आइज आर नॉट सो पावरफुल। फिर स्लोली स्लोली ग्रेजुअली एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, उसके बाद थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड धीरे 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 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आ गए। एंड नाउ वी आर हैविंग इवन मच बेटर टेक्नोलॉजीज टू ऑब्जर्व द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। So this is a timeline of how we have been evolving with time and how different scientists in different years perform different outstanding works, and thus we are able to study about the microorganisms in so much of detail, and we know about all the machinery of the cell. So सबसे पहले जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आते हैं रॉबर्ट हुक, who in 1665 discovered the word cell. He actually discovered the cells in the slice of a cork under a very primitive microscope which he invented himself. Okay. After Robert Hooke, जब उन्हें पता पड़ गया कि सेल जैसी चीज़ें होती हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल्स से बने हुए होते हैं, छोटे छोटे पीस यूनिट्स से बने हुए होते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद ल्यूवेन हुक आए। ल्यूवेन हुक ने क्या किया, in 1674 he was the first person to identify free living organisms in pond water with the help of a microscope. ओके, थोड़ा सा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स ऑब्जर्व किए, और वो लिविंग सेल्स उन्होंने कहाँ ऑब्जर्व किए, पॉन्ड वाटर में, ठीक है। आफ्टर ल्यूवेन हुक 1674 तक हमें पता पड़ गया था कि लिविंग सेल्स भी होते हैं, ऐसे भी सेल्स होते हैं जो अकेले रह सकते हैं अपने आप, ठीक है, मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल and they are capable of living alone on their own just with a single cell.
After that came another great scientist known as Robert Brown. Robert Brown in 1831, he was the first person to discover nucleus in a cell. He was the first person to observe कि सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पता पड़ गया। अब उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट थे जिन्हें हम कहते हैं, जिनका नाम है पर्किंजे। पर्किंजे इन 1839 डिस्कवर्ड और डिस्कवर तो नहीं कह सकते, ही कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर ऑल द लिक्विड कंटेंट ऑफ द सेल। सेल में साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल मेम्ब्रेन, ये जो जितना भी लिविंग कंटेंट होता है सेल का, लिक्विड मटेरियल होता है सेल का, उसको उन्होंने एक टर्म दिया, एक टर्म कॉइन किया जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म इज एक्चुअली द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। आफ्टर पर्किंजे केम श्लेडेन एंड श्वान। श्लेडेन एंड श्वान ने पहले तो थोड़ा अलग अलग काम किया। श्लेडेन in 1838 and Schwann in 1839। ये दो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें दी सेल थ्योरी। और इस थ्योरी में टू पोस्टुलेट्स थे। The first postulate in the cell theory was that all the living organisms, whether they are plants or animals, they are composed of cells। और जो सेकेंड पोस्टुलेट था, इट इज दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट था ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। बिना सेल के कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। और सेकेंड पोस्टुलेट था दैट ऑल द सेल्स, जितने भी सेल्स होते हैं, दे आर द एक्चुअल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दैट द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आज के ज़माने में हम इसमें एक और टर्म यूज करते हैं, दैट द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस टर्म का मतलब क्या है? जो सेल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सारे फंक्शन सेल्स ही परफॉर्म करते हैं। और कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, वो बॉडी बनाता भी कौन है? वो भी सेल्स बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने की भी सबसे छोटी यूनिट सेल है और फंक्शन परफॉर्म करने की भी सबसे छोटी यूनिट सेल है। सो वी कॉल इट द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, these were the two postulates of the very famous cell theory which was given by Schleiden and Schwann in the year 1838 and 1839 respectively. You go through these postulates, they are very important and they are asked in the exam. Just a few years later, कुछ सालों बाद एक और बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम था विर्चोव। विर्चोव in 1855 added another postulate to the cell theory. उनके अकॉर्डिंग एक और पॉइंट इस सेल थ्योरी में ऐड होना चाहिए था, और वो पॉइंट है दैट जितने भी नए सेल्स बनते हैं, ऑल द न्यू सेल्स आर एक्चुअली, कहीं जादू से नहीं आ जाते नए सेल्स, दे आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल द सेल्स अराइज या फिर ऑल न्यू सेल्स अराइज from pre-existing cells. That means कहीं भी सेल, जैसे कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म अगर बन रहा है तो उसमें इतने सारे न्यू सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? तो ये सारे न्यू सेल्स ऑलरेडी जो सेल हैं उन्हीं में से बन रहे हैं। You know the concept of cell division. One cell divides and gives rise to two cells. Then two cells divide, they give four cells. Four cells divide, they give 8 cells, and so on, so on, so on. और इसी तरह से टिश्यूज बिल्डअप होते हैं, इसी तरह से इन टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उससे ऑर्गेनिज्म बनता है। समझ में आया? तो भले ही वो एक छोटा सा सेल हो या फिर वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कितने भी नंबर के सेल्स हों, ये सारे सेल्स
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बने हैं. ओके, so these are the three important points or postulates of the cell theory which is asked in exams. These either they are asked in the way that who gave the cell theory. So Schleiden, Schwann and Virchow gave the cell theory, or what were the postulates given by Schleiden and Schwann, या फिर what was the postulate given by Virchow, या what do you mean by cell theory and what are the points which are considered in cell theory. इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको सेल थ्योरी पे पूछ सकते हैं. और जब हमें सेल्स के बारे में इतना सब पता पड़ गया कि सेल्स होते हैं वो टाइनी टाइनी कंपार्टमेंट्स होते हैं, फ्री सेल्स भी होते हैं जो अकेले रह सकते हैं, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे बैक्टीरियाज पढ़े एंड मेनी प्रोटिस्ट आल्सो कम अंडर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक amoeba, paramecium, chlamydomonas. These are all examples of unicellular organisms. Okay, then we came to know that there is a prominent structure inside the cell which is called as nucleus, in which all the living genetic content of the organism is stored. Then we came to know about a new term which is called as protoplasm, given by Purkinje. This term is actually the meaning that the word protoplasm means the fluid content of the cell. Then came Schleiden and Schwann. They gave us the cell theory, these 2 points of the cell theory, that all the plants and animals are made up of cells. All the living organisms are in fact made up of cells, and the cell is the structural unit of life. Then came Virchow. He gave us the third last postulate of the cell theory, that all new cells arise from pre-existing cells. And finally, इतना सारा डिस्कवरी करने के बाद in 1940 we discovered electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है जो थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स कोई भी माइक्रोस्कोपिक इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है. एंड इसी के थ्रू हमें पता पड़ा कि सेल के अंदर कैसा एनवायरनमेंट होता है, सेल के अंदर फंक्शन करने वाले जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ऑल दीज थिंग्स वी केम टू नो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप in 1940. Okay.